हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हमारा बिग एम मेथड। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग linear programming problem. Maximize z equals to x1 plus 2x2 plus 3x3 minus x4 subject to x1 plus 2x2 plus 3x3 equals to 15, 2x1 plus x2 plus 5x3 equals to 20, x1 plus 2x2 plus x3 plus x4 equals to 10, where x1, x2, x3, x4 are greater than equals to 0। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब आपको अगर याद हो तो बिग एम मेथड में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कभी भी अगर क्वेश्चन हो लेस देन इक्वल्स टू के फॉर्म में तो आप क्या करते हैं, आप ऐड करते हैं क्या, स्लैक वेरिएबल। अगर क्वेश्चन हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के टर्म में तो आप ऐड करते हैं क्या, पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सरप्लस वेरिएबल। फिर उसमें ऐड करते हैं क्या, आर्टिफिशियल वेरिएबल। और अगर सिर्फ और सिर्फ इक्वल्स टू का साइन दिखे तो आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐड करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। याद रखेंगे ये चीज पक्के में। अगर लेस देन इक्वल्स टू का क्वेश्चन है तो ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है तो सब्ट्रैक्ट करते सरप्लस, ऐड करते आर्टिफिशियल। और तीसरा अगर इक्वल्स टू का साइन है क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ ऐड करेंगे आर्टिफिशियल। यहाँ पे आपको तीनों के तीनों कौन से साइन दिख रहे हैं, इक्वल्स टू के, तो आपको तीन यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स a1 a2 a3 टू द गिवन कंस्ट्रेंट। आप ऐड लिख सकते हो या तो यहां पे जो वर्ड हम अभी तक यूज करते आ रहे वही लिख सकते हैं जो था इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2 a3 टू द गिवन कंस्ट्रेंट such that the linear programming problem becomes। किस तरीके से, अभी तक आपका क्वेश्चन था मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, क्या था क्वेश्चन, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस x4। अब आप यहां पे क्या ऐड कर रहे हैं, तीन आर्टिफिशियल ऐड कर रहे हैं। आपको याद होगा आर्टिफिशियल के साथ कॉस्ट क्या जोड़ना पड़ता है, माइनस एम। टॉपिक का नाम ही बता रहा है कौन सी मेथड है, बिग एम मेथड। यानी आपको एक बहुत ही बड़ा सा कॉस्ट जोड़ना है उनके साथ, तो हो जाएगा माइनस एम टाइम्स a1 माइनस एम टाइम्स a2 माइनस एम टाइम्स a3। उम्मीद है आप लोग पिछला लेक्चर देख के आ रहे होंगे। तो ये चीज समझ में आई आपको कि सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन है तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करोगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तीन इक्वल्स टू के साइन थे तो तीन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आए, a1 a2 a3 आए, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं उनका कॉस्ट हमेशा कितना होता है, माइनस एम। याद रखेंगे तो हमने माइनस एम कॉस्ट चिपका दिया यहाँ पे, सच दैट किस तरीके से, कि पहली इक्वेशन थी अभी तक x1 प्लस 2x2
प्लस 3x3, इसमें मैंने ऐड कर दिया a1, ये आ गया इक्वल टू 15। दूसरी इक्वेशन 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3, इस पे मैंने ऐड कर दिया a2 इक्वल टू 20। और लास्ट x1 प्लस 2x2 प्लस x3, अच्छा यहाँ पे x4 भी है, प्लस x4, इस पे मैंने ऐड कर दिया a3 इक्वल टू 10। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो इस तरीके का क्वेश्चन मिला आपको, जहां पे जितने भी वेरिएबल है, चाहे वो x1 हो, x2 हो, x3 हो, x4 हो, a1 हो, a2 हो, a3 हो, सबके सब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आएगा? तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको x4 ऊपर किसी में दिख रहा है क्या? नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं 0x4 0x4। यहाँ पे a1 दिख रहा है क्या? नहीं, तो आप लिख सकते 0a1 0a1। यहाँ पे आपको a2 दिख रहा है क्या? नहीं, तो आ जाएगा 0a2। a3 दिख रहा है क्या? नहीं, तो आ जाएगा 0a3। यहाँ पे a2 नहीं दिख रहा तो 0a2, यहाँ पे a3 नहीं दिख रहा तो 0a3। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके सॉल्व कर सकते हैं, या तो हो सकता है कई सारे टीचर्स आपको बोले कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, तीसरा करने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग गलत है क्या? नहीं, वो भी सही है। हम आर्टिफिशियल क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? ताकि हमको ये फॉर्म मिले 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये फॉर्म मिलना चाहिए। ये फॉर्म अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो हमको आर्टिफिशियल की जरूरत है क्या? नहीं। अभी देखो जैसे यहाँ पे क्या बन रहा था x4 के लिए 0 0 1 बन रहा था, तो ये 0 0 1 बनाने की जरूरत है क्या आपको? नहीं, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास x4 के लिए। तो हम a1 कहां पे डालेंगे? पहली इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा? 1 0 0। a2 कहां पे डालेंगे? दूसरी इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा? 0 1 0। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको a3 इंट्रोड्यूस किया तो भी चलेगा, a3 इंट्रोड्यूस नहीं किया तो भी चलेगा। समझ रहा है पक्के में? आपको कंसेप्ट आना चाहिए। हम आर्टिफिशियल, सरप्लस, ये सब का झंझट पालते क्यों है, स्लैक सब क्यों ऐड करते? ताकि हमको ये फॉर्म मिले 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख रहे हैं ना, जहां पे भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनता है वो हमारे आंसर में पक्के में आता है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आप यहाँ पे 2 वेरिएबल से भी काम कर सकते, 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करते थे तो भी हमारा आंसर आ जाता था। क्यों? क्योंकि 0 0 1 कौन बना रहा है? x4 बना रहा है। तो हमको यहाँ पे a3 की जरूरत है क्या? नहीं है। फिर मास्टर ने क्यों लिखा है? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपके पास एक फॉर्मेट ऐसा रहे जो आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहे। समझ रहे हैं? तो करके मैंने आपको ये वाली मेथड से, जो हम जनरल मेथड यूज करते हैं उसी मेथड से बताऊं। पर आपको इतना भी दिमाग लगाना है कि अगर कभी ऐसा दिख जाए कि जैसे क्वेश्चन लिखते वक्त ही मेरे को दिख रहा है यहाँ पे x4 है, यहाँ पे x4 नहीं है, x4 नहीं है, तो ये 0 0 1 बना रहा है, तो मेरे को आखिरी वाली इक्वेशन में कोई भी आर्टिफिशियल ऐड करने की जरूरत है क्या? नहीं है। समझे पक्के में? इजी है यहाँ तक? चलिए, अब अगर आपने आर्टिफिशियल 3 ऐड किए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको निकालना पड़ता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? जो भी वेरिएबल्स दिए हुए थे उनको ले लो 0, तो आप लिखेंगे पुट x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, x4 इक्वल टू 0 इन गिवन कंस्ट्रेंट्स वी गेट। अब बताओ, मैंने x1 x2 x3 x4 सबको क्या ले लिया? 0 ले लिया, तो शुरुआत की पूरी वैल्यूज क्या हो गई? 0 हो गई। तो मेरे को a1 की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी? 15। मेरे को a2 की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी? 20। मेरे को a3 की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी? 10। ये क्या है? विच इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तब आपके पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी आ गया। अब हमको क्या करना है? सीधा बनाना है टेबल। अगर हम इतना पूरा लेंगे तो हमारे पास जगह नहीं बचेगी, हम सिर्फ इतना ले लेते हैं।
चलिए अब हम लोग बनाते हैं इससे टेबल। टेबल तो याद हो गया होगा सबको? अरे याद हुआ कि अभी भी होने का ही है? क्या करते हैं टेबल में, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आता है आपका कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, फिर उसके बाद आता है कौन सा बेसिक वेरिएबल है, फिर उसकी वैल्यू, इसके ऊपर आता है सीजे, फिर जितने वेरिएबल है सब लिखो, x1 x2 x3 x4 a1 a2 a3 आता है ऐसा। फिर इनके कॉस्ट लिखो, क्या है 1 2 3 -1 -m 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 आएगा ऐसा। फिर आपने जो सॉल्यूशन निकाला वहां पे आपने कहा इक्वल निकाले a1 a2 a3 की, तो बेसिक वेरिएबल यहाँ पे कौन से हो गए a1 a2 a3। इनकी कॉस्ट कितनी आई थी हमारी, वैल्यू 15 20 10। इनकी कॉस्ट कितनी है -m -m। फिर यहाँ पे पूरा x1 का कॉलम छाप दो, क्या है 1 2 1। फिर x2 का कॉलम क्या है 2 1 2। फिर पूरा x3 का कॉलम क्या है 3 5 1। फिर पूरा x4 का कॉलम क्या है 0 0 1। फिर a1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा। फिर अगला बनता है मिनिमम रेशो। और अगर आपको याद हो टेबल कैसे कंप्लीट करते हैं आप, कुछ इस तरीके से बनता है आपका टेबल। याद है? यहां पे आती है z की वैल्यू, z भी रहता है सी बी इंटू एक्स बी। तो मल्टीप्लाई आऊंगा तो क्या मिलेगा -15 इंटू एम -15 एन -20 इंटू एन -20 एम -10 इंटू एम -10 एम। तो टोटल कितना हो जाएगा -45 एम। याद है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और फिर ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और फिर ऐड होंगे। फिर आप क्या निकालते हैं zj फिर से सेम मेथड -m इंटू एम -m -2 इंटू एम -2m -m इंटू एम -m। तो टोटल कितना आ गया -4m। सेम चीज यहाँ पे 2 2 4 1 5 तो आ गया -5m। यहाँ पे 3 + 5 8 8 + 1 9 तो आ गया -9m। यहाँ पे आ गया -m -m -m। फिर क्या निकालते हैं आप zj -cj। ये कैसे निकाले समझाना, ये -m मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 1 इंटू -m -m। फिर ऐड होता काय में, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो -m मल्टीप्लाई होगा 2 से तो मिला -2m। फिर उसके बाद -m मल्टीप्लाई होगा m से तो आ गया -m। तो ये हो गया आपकी पूरी वैल्यू, जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा zj। तो -m -m -2m 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 -4m। कैसे निकाले समझाना। अब zj -cj, तो zj क्या है -4m, यहां से 1 गया तो आएगा -4m -1। दूसरा आएगा -5m -1। तीसरा आएगा -9m -1। यहाँ पे आएगा -m माइनस इंटू माइनस +1। यहाँ पे -m में से -m गया 0, -m में से -m गया 0, -m में से -m गया 0। मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा, जिसपे m की सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू होंगी। यहाँ पे देखो m के साथ -4 है, m के साथ -5, m के साथ -9 है। -9 सबसे नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए इनकमिंग वेक्टर। तो कौन अंदर आने वाला है, x3 अंदर आने वाला है। तो कौन बाहर जाएगा, कैसे डिसाइड करेंगे, मिनिमम रेशियो से। आप इनकी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे इनकमिंग वेक्टर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू से। जैसे ये इनकमिंग वेक्टर, तो 15 डिवाइड होगा 3 से, होगा तो 15 डिवाइड हो गया 3 से, 3 5 आर 15। यहाँ पे 20 डिवाइड होगा 5 से, तो आएगा 20/5, 5 4 आर 20। सेम चीज यहाँ पे 10 डिवाइड होगा 1 से, तो 10/1 कितना आएगा 10। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन है 4 है, तो ये जाएगा बाहर। तो कौन सा वेक्टर बाहर जाने वाला है, a2 बाहर जाने वाला है। तो a2 को लिख दो आउटगोइंग वेक्टर। ये है आपका इनकमिंग वेक्टर, जहां पे भी इंटरसेक्ट हुआ। अब आपको क्या बनाना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है, अब अगर यहाँ पे 1 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर से बना लो टेबल। क्या रहता, कॉस्ट ऑफ बेसिक, बेसिक, वैल्यू ऑफ बेसिक, सीजे, x1, x2, x3, x4, a1, a3। क्यों? a2 आउटगोइंग वेक्टर हो गया। एक बार अगर आर्टिफिशियल बाहर निकल गया तो उसको टेबल में बनाते क्या? फिर नहीं बनाते। तो अब आप ये वाली वैल्यू को लेंगे क्या टेबल में? नहीं लेंगे। समझा पक्के में? तो चलिए पहले जो भी रो में आपका डब्बा बना है उसको डिवाइड करके बरोबर लिखो। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आएगा 5 4 जार 20, या तो मैं पहले वेरिएबल्स लिख देता हूं यहाँ पे ताकि हमको याद रहे। a1 और a3 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं। a1 a3 को एज इट इज लिखो। a2 बाहर गया, a2 की जगह आया x3। तो a2 की जगह आ गया यहाँ पे x3। क्या थी वैल्यू? 1 2 3 -1, 1 2 3 -1 -m। तो बताओ x3 की वैल्यू क्या है? 3। और a1 और a2 का कॉस्ट -m। चलिए अब डिवाइड बाय 5 करेंगे। 5 4 20, 2 डिवाइड हो गया 5 से तो आ गया 2/5। 1 डिवाइड हो गया 5 से तो आ गया 1/5। 5 डिवाइड हो गया 5 से तो आ गया 1। ये 1 के ऊपर और नीचे क्या लाना है? 0 लाना है। 0 डिवाइड होगा 5 से तो क्या आएगा? 0। 3 बार फिर आ जाएंगे यहाँ पे 0 आएगा। अब बस सेम वैल्यू को यूज करो और क्या बनाना है? इसके ऊपर और नीचे 0 बनाना है। तो चलिए पहले ये वाली वैल्यू ले सकते हैं और आखिरी वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये भी याद रखना है। ये आखिरी वाली वैल्यू क्या है? 0। तो एक और 0 हमको ऐड करना है वहां पे। a2 के एलिमेंट को देखना नहीं। अब a2 का आपने हटा दिया है। यहाँ पे एक और 0 था तो वो भी लिख दिया मैंने। अब ये वाली रो को यूज करना है और यहाँ पे कहाँ पे 0 बनाना है आपको? 5 के ऊपर, यानी कौन से एलिमेंट को बनाना है 0? 3 को। तो 3 को बनाना है 0। तो इसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बना सकते हैं हम? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जार 12, 3 2 जार 6/5। यहाँ पे 3 इंटू 1 3/5, 3 1 जार 3 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। क्योंकि हमको यहाँ पे दोनों को काटना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो प्लस के जगह माइनस हो जाएंगी पूरी वैल्यू। तो बताइए 15 में से 12 गया तो बचेगा 3। 1 में से 6/5 गया तो कितना बचेगा? 5 1 जार 5 तो आएगा -1/5। 2 में से 3/5 गया तो 5 2 जार 10 तो आएगा 7/5। 3 में से 3 गया 0, 0 में से 0 गया 0 1 0। तो क्या ही वैल्यू? 3 -1/5 7/5 0 0 1 0। आगे कोई भी दिक्कत किसी को? कोई भी डाउट? यार चलिए अब इन नीचे वाली वैल्यू को भी क्या बनाना है? उसके 0। यहाँ पे आखिरी एलिमेंट क्या है? 1 है, याद रखना। ये आखिरी का एलिमेंट क्या है? 1 है। तो आ गया यहाँ पे भी आखिरी का एलिमेंट 1। इसको यूज करके बनाना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे भी 1 है तो दोनों को अगर सिर्फ और सिर्फ आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट। बताइए क्या होगा? प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। होगा 10 में से 4 गया बचेगा 6। 1 में से 2/5 गया 3/5। 2 में से 1/5 गया 5 2 जार 10 तो आएगा 9/5। 1 में से 1 गया 0 1 0 1। तो क्या है वैल्यू? 6 3/5 9/5 0 1 0 1। आगे वैल्यू कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये टेबल बनाना आ जा रहा है आप सब लोगों को? अब आप यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम रेशियो।
तो z की वैल्यू क्या रहती है, cb इंटू xb। तो 3 वन जार 3, 6 वन जार 6, तो आएगा -3m -6m, तो आ गया -9m, प्लस 4 3 जार 12, तो आ गया -9m प्लस 12, -9m प्लस 12। समझा ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -m मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -3m प्लस 4 3 जार 12 प्लस -m इंटू 6 -6m, तो -6 -3 -9m प्लस 12। फिर आप निकालेंगे z j की वैल्यू, नीचे आएगा zj माइनस cj, तो माइनस इंटू माइनस प्लस m बाय 5 प्लस 3 2 जार 6 बाय 5 प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा 3m बाय 5 आएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुए यहाँ पे, तो m बाय 5 में से 3m बाय 5 गया, तो आएगा माइनस 2m बाय 5 प्लस 6 बाय 5। यही आपकी पहली वैल्यू। दूसरा निकालो, -m इंटू 7 बाय 5, तो आएगा -7 बाय 5m प्लस 3 बाय 5 माइनस 9 बाय 5m। आएगा कोई भी दिक्कत? तो ये कितना आ गया आपके पास, -7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 बाय 5m प्लस 3 बाय 5। हमारे पास जगह पड़ रही है थोड़ी थोड़ी कम। यहाँ पे तो जगह भी नहीं हमारे पास टेबल बड़ा करने की। डायरेक्ट zj माइनस cj निकाल दूंगा मैं, लेकिन फिर आप कंफ्यूजन होगा, आप बाद में देखेंगे तो। बताइए क्या आएगा यहाँ पे, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16, तो आएगा -16m बाय 5 प्लस 3 बाय 5। आएगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0, -m इंटू 1 -m, यहाँ पे -m, यहाँ पे भी -m आएगी वैल्यू। फिर उसके बाद क्या करते, zj माइनस cj दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, तो -2m प्लस 5 प्लस 6 बाय 5 -1, तो यहाँ पे 6 बाय 5 में से जैसे ही आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 1 जार 5, तो आएगा 1 बाय 5, तो आएगा -2m बाय 5 माइनस 1 बाय 5। समझा? zj जैसे सेकंड वाला देखो, zj की वैल्यू -16 बाय 5m प्लस 3 बाय 5, ये हो गया zj माइनस cj की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 5 2 जार 10 हो जाएगा, 3 में से 10 गया, तो आएगा -7 बाय 5, तो आएंगे वैल्यू -16m बाय 5 -7 बाय 5 आएगी वैल्यू। कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? चलिए बताए, यहाँ पे 3 में से 3 गया 0 आएगा, -m में से -1 गया, तो आएगा -m प्लस 1, -m में से -m गया 0, -m में से -m गया 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बताइए मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, जहां पे भी m के साथ सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होगा, -16 बाय 5 सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपके लिए इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। अब अगर ये इनकमिंग है तो कोई ना कोई आउटगोइंग होगा। कैसे निकालेंगे, आप xb को डिवाइड करेंगे इनकमिंग वेक्टर से, यानी x2 से। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 3 डिवाइड होगा 7 बाय 5 से, तो 3 डिवाइड होगा 7 बाय 5 से। 5 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर आएगा, 5 3 जार 15 बाय 7, तो 2 पॉइंट कुछ तो भी आंसर आने वाला है इसका। दूसरा 4 डिवाइड होगा 1 बाय 5 से, 5 डिनोमिनेटर से जाएगा ऊपर, 5 4 जार 20 हो जाएगा। उसके बाद 6 डिवाइड होगा 9 बाय 5 से, 5 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा न्यूमरेटर, 5 6 जार 30 बाय 9, दोनों 3 के टर्म में आते, 3 10 जार 3 3 जार, तो आएगी वैल्यू 10 बाय 3 आएगी वैल्यू। ये आएगा 3 पॉइंट, ये आ रहा था 2 पॉइंट, तो ये होगी वैल्यू मिनिमम।
तो ये होगा आपके लिए आउटगोइंग वेक्टर। कौन सा आउटगोइंग वेक्टर? A1। A1 हो गया आउटगोइंग वेक्टर। यहाँ पे ना सिर्फ ये जो Zj माइनस Cj है ना बिग एम में, ये लिखने में तकलीफ होती है क्योंकि यहाँ पे नंबर कभी काल है ना बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो आपको थोड़ी सी स्पेस बनाते हुए चलना है पहले से ही। तो चलिए ये हो गया आपके लिए इनकमिंग वेक्टर, ये हो गया आपके लिए आउटगोइंग वेक्टर। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा? पहले एलिमेंट पे। जहां पे भी इंटरसेक्ट होता है हमेशा आपको वहां पे क्या करना पड़ता है? 1 बनाना पड़ता है, और नीचे की वैल्यूज को बनाना पड़ता है 0 बनाना पड़ता है। चलिए बताइए क्या करेंगे अब? फिर से टेबल बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ बेसिक, बेसिक वैल्यू ऑफ बेसिक Cj x1 x2 x3 x4। अब देखो क्या बोल रहे हैं आप? आपका इनकमिंग वेक्टर है x2 और आउटगोइंग वेक्टर है A1, तो x1 एंटर्स A1 डिपार्ट, तो ये A1 अब यहां से हट गया, हट गया। अब आप A1 को लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, तो आ गया x4 के बाद डायरेक्ट A3 आ गया। बताइए इनकी कॉस्ट भी लिख लेते एक बार में। 1 2 3 -1, 1 2 3 -1, और A की तो रहती है -m। अभी तक कौन कौन था? A1 था पहले, अब A1 के जगह कौन आ गया? x2 आ गया, तो आ गया x2। नीचे कुछ भी चेंज हुआ क्या? नहीं, तो x3 और A3, तो आ गया x3 और A3 आ गया। फिर कॉस्ट देख लो इन लोगों की। कॉस्ट क्या है? x2 की कॉस्ट है 2, x3 की कॉस्ट है 3, A3 की कॉस्ट है -m। अब फिर से आपको क्या करना है? यहाँ पे बनाना है 1, तो 7/5 को काटना है, तो आपको पूरी वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/7 से करना पड़ेगा। तो 5 3 15/7 आएगा। समझा? आप पूरी वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/7 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का 5, डिवीजन का 5 कैंसल आएगा -1/7। उसके बाद 7/5 को 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यू कट जाएंगे, आएंगी वैल्यू 1। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 0, 3 बार आ गया यहाँ पे 0 आ गया। अब ये वैल्यू को यूज करके आपको ये 1 के नीचे के पूरे एलिमेंट को बनाना है 0, मतलब आपको इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। याद रखना है यहाँ पे आखिरी का एलिमेंट देखना है, ये बीच का जो A1 वाला एलिमेंट है उसको देखना नहीं है। तो हम A1 का एलिमेंट याद रख लेते हैं। A1 का एलिमेंट यहाँ पे आखिरी वाला क्या है? 0। आखिरी एलिमेंट क्या था यहाँ पे? 0 था। अब बताओ 1 को काय से मल्टीप्लाई करूंगी कि 1/5 मिलेगा? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, तो 5 3 15, तो आ जाएंगे वैल्यू 3/7 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 1 1 बाय 7 5 35, 1 इंटू 1/5 1/5, 0 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर आ जाएगा 0। आपको यहाँ पे 1/5 को कैंसिल करना है, तो साइन को करना पड़ेगा चेंज, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस। तो बताओ 4 में से 3/7 गया तो 7 4 28, 28 में से 3 गया तो क्या आएगा? 25/7। समझे पक्के में? पहली वैल्यू आ गई 25/7। यहाँ पे 2/5 प्लस 1/35 करना था, तो 5 के टेबल में 35 आता है क्या? आता है। 5 7 35, तो 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, 7 2 14, 7 5 35 आ गया सेम बेस। अब यहाँ पे क्या है वैल्यू? 1। समझा ना पक्के में? अगर ऐसे में नहीं समझ रहा हो तो ये देखो, यहाँ पे क्या है वैल्यू? 1/35। मैं इसके भी डिवीजन में 35 बना सकता, 5 के टेबल में 35 कितने आएगा? 7 तो 5 7 35। अगर डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 7 से करूंगा, 7 2 14, 14 प्लस 1 कितना आएगा? 15/35। दोनों का के टेबल में आते 5 के, 5 3 15, 5 7 35 आएगा। तो क्या है वैल्यू? 3/7 प्लस 1/5 माइनस 1/5 कैंसल, क्या आ जाएंगी वैल्यू?
0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। आगे पहली वैल्यू, कोई भी दिक्कत किसी को? सेकेंड, इधर काट के 0 बनाना है, लास्ट एलिमेंट याद रखना क्या है, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है 1। 9/5 को काटना है यहाँ पे हमको, किसको काटना है? 9/5 को, और लास्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 1 है। फिर से हमको 9/5 बनाना है, 1 को यूज करके, तो पूरी वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9/5 से। तो पहले 15/7 मल्टीप्लाई होगा 9/5 से, 5 3 जार 15, 3 9 जार 27/7। फिर -1/7 मल्टीप्लाई होगा 9/5 से, तो कितना आएगा? -9 1 जार 9, 7 5 जार 35। फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा 9/5 से, आएगा 9/5। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0। फिर से दोनों को काटना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस। तो पहले आएगा 6 में से 27/7 गया था, 7 6 जार 42, तो 42 में से 27 काटना है, तो कितना बचेगा यहाँ से? 5 बचा और 10 15, आएगा 15/7 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है? 9/35। यहाँ पे डिवीजन में है 5, 5 के टेबल में 35 आता क्या? 7 जार, तो 5 7 जार 35। 7 से अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर ने कोई पाप किया क्या? नहीं। तो 7 3 जार 21, 21 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 30/35। दोनों 5 के टेबल में आते, 5 6 जार 30, 5 7 जार 35। 9/5 माइनस 9/5 कैंसिल, 0 1 1। तो क्या है वैल्यू? 15/7 6/7 0 0 1 1 आएगी वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए उसके बाद क्या था? मिनिमम रेशो। तो देखो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं बट इजी होते हैं, तो स्कोरिंग टॉपिक है, प्लीज इसको छोड़ना नहीं। ये बताए z की वैल्यू क्या रहती? CB इंटू XB। तो चलो 2 इंटू 15/7, 15 2 जार 30/7 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जार 15, कैरी 1 3 2 जार 6 6 प्लस 1 7, तो 75/7 माइनस m मल्टीप्लाई होगा 15/7 देता है 15/7 m, तो आई वैल्यू माइनस 15/7 m, और यहाँ पे दोनों वैल्यू का ऐड कर दो तो 30 प्लस ये तो आएगा 105/7, यही यहाँ पे z की वैल्यू। अब आप निकालेंगे zj, फिर आप निकालेंगे zj माइनस cj, निकालेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए zj की बारी। अब -2 इंटू 1/7 -2/7 प्लस 3 इंटू 3/7 9/7 माइनस 6/7 इंटू m आएगा, तो क्या आएंगे वैल्यू? -6/7 m, और यहाँ पे दोनों वैल्यू होंगी ऐड, तो 9 में से 2 गया तो आ जाएगा 7, 7/7 हो जाएगा होगा। सेकेंड वैल्यू देखो, 2 1 जार 2, बाकी तो 0 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2, 3 1 जार 3, बाकी तो 0 से मल्टीप्लाई, -1 इंटू m माइनस m, -1 इंटू m माइनस m। फिर से आपको देखना पड़ता है मोस्ट नेगेटिव। यहाँ पे m के साथ क्या वैल्यू है? -6/7 है ना, 6 छोटा है 7 से, तो ये वैल्यू 1 से छोटी है, और यहाँ पे वैल्यू है -m, तो ये हो जाएगा हमारे लिए मोस्ट नेगेटिव होगा। कोई भी दिक्कत? तो पहले zj माइनस cj निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 1 में से 1 गया तो आएगा -6/7 m, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, माइनस m में से 1 गया तो आएगा -m प्लस 1, माइनस m में से -m गया तो 0, ये हो जाएंगे मेरे लिए मोस्ट नेगेटिव। क्यों? मैंने बोला सिर्फ m का कोएफिशिएंट देखना, क्योंकि m इज वेरी लार्ज, तो
तो ये 1 2 से उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। m के सामने यहाँ पे क्या नंबर है? 1 है ना, इसको बोलते हैं -1 यहाँ पे -6/7 -6/7 मतलब 0 पॉइंट कुछ तो भी नंबर है। मोस्ट नेगेटिव देखना पड़ता तो नेगेटिव में 1, ये हो जाएगा हमारे लिए मोस्ट नेगेटिव होगा। तो ये हो गया हमारे लिए इनकमिंग वेक्टर हो गया। इनकमिंग वेक्टर कौन है? x4। अगर ये इनकमिंग है तो कोई ना कोई आउटगोइंग भी होगा। आउटगोइंग कैसे निकालेंगे? आप xb को डिवाइड करेंगे इनकमिंग वेक्टर से यानी x4 से, फिर से इसको डिवाइड करोगे 0 से तो क्या आएगा आंसर? इन्फिनिटी। तो डैश डाल दो। 27/7 को डिवाइड करोगे 0 से तो क्या आएगा आंसर? इन्फिनिटी, डैश डाल दो। 15/7 को डिवाइड करोगे 1 से तो आ जाएगा 15/7। एक ही वैल्यू है, ये हो गया मिनिमम रेशियो। तो हो जाएगा हमारे लिए आउटगोइंग वेक्टर। जहां पे भी इंटरसेक्ट हुआ 1 बनाना पड़ता, उसके ऊपर 0 बनाना पड़ता। ऑलरेडी बना हुआ है तो मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं। सेम टेबल बनाना पड़ेगा हमको। कौन आउटगोइंग हो गया? A3 आ गया। अब क्योंकि ये आउटगोइंग वेक्टर है आपका करके, अब आप नेक्स्ट इसमें A3 को भी लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें A3 भी हो जाएगा हमारा गायब हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बनाना पड़ता वही बना हुआ है, ऊपर 0 बनाना पड़ता वो भी बना हुआ है। तो क्वेश्चन कहीं पे भी चेंज होगा क्या? नहीं। बस जहां पे अभी तक A3 था अब A3 चला गया बाहर, A3 की जगह आप कौन आ जाएगा? इनकमिंग वेक्टर यानी x4 आ जाएगा। फिर से कॉस्ट ऑफ बेसिक, बेसिक, वैल्यू ऑफ बेसिक, Cj x1 x2 x3 x4। A3 भी वहां पे हो गया डिपार्ट। तब A3 को लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या है इनकी कॉस्ट? 1 2 3 -1 तो आ गया 1 2 3 -1 आएगा। VB x2 था x3 था, अभी A3 था, A3 की जगह आप कौन आ गया? x4 था, x2 x3 x4 x2 x3 x4। फिर क्या करना पड़ता? यहाँ पे 1 बनाना पड़ता, उसके ऊपर की वैल्यू 0 बनाना पड़ता। ऑलरेडी बनी हुई है यानी यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज आएंगी यहाँ पे। समझा सेम वैल्यू क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे 1 0 0 ऑलरेडी बना हुआ है तो कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं। अब बताइए x2 का कॉस्ट कितना है? 2, x3 का 3, x4 का -1। तब हम बनाएंगे डायरेक्टली टेबल। मिनिमम रेशियो देखिए ये फायदा रहता ये वैल्यू का 0 0 1 है यानी ऑलरेडी जो फॉर्म चाहिए रहता वही है। फिर से क्या करोगे आप? ZJ वगैरह की वैल्यू निकालेंगे। अब क्योंकि यहां से m हट गया है तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी क्या आपके पास? नहीं आएंगी। चलिए बताइए पहले आपका इक्वल निकालते हैं। z की z रहता है CB इंटू XB तो 2 मल्टीप्लाई होगा 15/7 से, 15 2 30/7। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 25 कितना आएगा? 75/7। -1 मल्टीप्लाई होगा 15/7 तो आएगा -15/7 आएगा। तो यहाँ पे 30 में से 15 गया तो हो जाएगा 15। 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75 80 90 90/7। तो हमारी वैल्यू आ गई 90/7। आगे एक मिनट हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 90/7। फिर से आप क्या निकालेंगे? ZJ निकालेंगे। -2/1/7 -2/7। 3 इंटू 3 आ जाएगा 9/7 -6/7। तो यहाँ पे हो गया -2 -6 -8 तो आएगा 1/7 आएगा। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 1 -1। फिर क्या निकालेंगे? ZJ माइनस CJ। आप देख रहे हैं ZJ की वैल्यू 1/7
माइनस सी जे की वैल्यू 1/7 में से 1 गया तो आएगा -6/7। जेड जे की वैल्यू 2, सी जे की वैल्यू 2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, -1 में से -1 गया 0। मोस्ट नेगेटिव सिर्फ एक वैल्यू -6/7, दे रहेंगे आपके लिए इनकमिंग वेक्टर। कौन सा इनकमिंग वेक्टर है? x1, तो कोई ना कोई बाहर जाएगा। कैसे डिवाइड करेंगे? xb को डिवाइड कर देंगे आप x1 से, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिवाइड होंगे। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? पहले तो 15/7 डिवाइड होगा -1/7 से, माइनस है तो वैल्यू क्या में आ जाएंगी? नेगेटिव में, तो इसको लिखेंगे क्या? दूसरा 25/7 डिवाइड होगा 3/7 से, 7/7 कैंसिल, तो क्या है वैल्यू? 25/3। फिर उसके बाद 15/7 डिवाइड होगा 6/7 से, 7/7 कैंसिल, दोनों 3 के टर्म में आते, 3 5 15, 3 2 5/, दोनों में से मिनिमम क्या है? ये 2.5 आएगा और ये तो 8 पॉइंट कुछ तो भी जाएगा, तो ये मिनिमम है, तो ये जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। तो कौन सा वेक्टर बाहर जाने वाला है? x4 बाहर जाने वाला है। कौन सा वेक्टर अंदर आने वाला है? x1 अंदर आने वाला है। तो यहाँ पे जहां पे भी इंटरसेक्ट हुआ वहां पे आपको अब क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा, और इसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा। तो हो गया आपका इनकमिंग वेक्टर, और x4 आ गया आपके लिए आउटगोइंग वेक्टर। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 एंटर्स x4 डिपार्ट्स, लिख सकते हैं। तो चलिए बताइए अब क्या मिलेगा आपको? फिर से बनाओ, कॉस्ट ऑफ बेसिक, बेसिक वैल्यू ऑफ बेसिक cj x1 x2 x3 x4 1 2 3 -1 1 2 3 -1। पहले दो को नहीं छेड़ना है, x2 x3 एज इट इज, x2 x3 एज इट इज। अभी तक जहां पे x4 था, x4 अब आउटगोइंग हो गया, तो इनकमिंग कौन हो गया? x1, तो x1 आ गया अंदर। क्या हमने इधर लिख दिया क्या? x2 x3 x1 आएगा। x2 की वैल्यू 2, x3 का कॉस्ट 3, x1 का कॉस्ट 1 आएगा। अब सबसे पहली चीज मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है? 1 बनाना है। अगर 1 बनाना है तो मेरे को 6/7 को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7/6 से, तो पूरी वैल्यू को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/6 से। तो पहले तो 15/7 मल्टीप्लाई होगा 7/6 से, तो 6 6 कैंसिल, 3 5 15, 3 2 6, तो वैल्यू 5/2 आई। दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 को मल्टीप्लाई के 7/6 से, सब कट गया, क्या आया वैल्यू? 1। उसके बाद दो बार क्या है? 0, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 7/6 से, तो आंसर आएगा 7/6। आ गई वैल्यू। अब ये वैल्यू को यूज करना और ये 1 के ऊपर की दोनों वैल्यूज को क्या बनाना है आपको? 0, यानी यहाँ पे भी 0 लाना है, यहाँ पे भी 0 लाना है। चलिए एक एक स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे 0 लाते हैं, आएगा। अब अगर यहाँ पे 0 लाना है तो क्या वैल्यू चाहिए? 3/7। उसके लिए पूरी वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3/7 से, तो 5 3 15 बाय 7 2 14 आएगा। 3 इंटू 1/7, सॉरी 1 इंटू 3/7, 3/7, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यहाँ पे बाय 7 मल्टीप्लीकेशन का 7 कैंसिल, 3 2 6, तो वैल्यू आ गई 1/2। 3/7 को काटना है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साइन हो जाएगा माइनस। तो बताइए 25/7 कोई मैं क्या लिख सकता हूँ? 50/14 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया। उससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 15/14 करना है, तो डिवीजन में आ गया 14। 50 में से 15 गया तो कितना आएगा? 35। तो पहली वैल्यू क्या है? 35/14। आगे +3/7 -3/7 कैंसिल, 0 + 0 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से -1/2 तो आ गया -1/2। तो क्या है वैल्यू? 35/14। उसके बाद 0 0
1 -1/2 आएगी वैल्यू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझे यहाँ तक पक्के में? उसके बाद x2 को करना है। ये रहा हमारी x2 की वैल्यू। ये हमारी x2 की वैल्यू। अगर दोनों को इक्वल बनाना तो मेरे को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/7 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/7 2 14, 1/7 इंटू 1/7, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहाँ पे 7 7 कैंसिल होता आ जाएगा 1/6। फिर से दोनों को, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1/7 है, यहाँ पे +1/7। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो भी काम हो जाएगा। इसके डिवीजन में 14 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 बन जाएगा। तो 15 2 30/14 प्लस 5/14, 30 + 5 कितना आ जाएगा? 35/14 आ जाएगा। +1/7 -1/7 कैंसिल, आ जाएगा 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1/6 1/6 आएगी वैल्यू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे आ गया मिनिमम रेशियो। बताइए क्या आएंगी वैल्यू? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं z। z की वैल्यू रहती है cb इंटू xb। तो 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो 70/, एक मिनट को, दोनों 7 के टेबल में आते ना। 7 5 35, 7 2 14, 7 5 35, 7 2 14। अच्छा, सबकी वैल्यू सेम आ रही क्या? दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5/2 तो आ जाएगा 10/2 प्लस 3 इंटू 5 15/2 प्लस 1 यानी 5/2। तो कितना आ जाएगा? 15 + 5 20, 20 + 1 30, 30/2 यानी आ जाएगा 15। z की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 15। फिर निकालो z की वैल्यू। zj कैसे निकालते हैं? फिर से करस्पॉन्डिंग वैल्यू को 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 1। सेम चीज यहाँ पे 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, यहाँ पे 2 इंटू 1/6। चलो इसको ऐसा सादे ही लिखते हैं, 2 इंटू 1/6 2/6 प्लस 3 इंटू 1/2 माइनस 3/2, उसके बाद प्लस 7 इंटू 1/6 7/6 आएगा। तो 7/6 आ जाएगा 9/6 माइनस 3/2, 9/6 मतलब 3 3 9, 3 2 6, 3/2 में से 3/2 क्या आएंगी वैल्यू? 0 आएगी। फिर उसके बाद zj माइनस cj निकालते हैं। तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 में से -1 गया, यानी 0 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1। अब पूरे zj माइनस cj क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे थे। हमारा कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा? ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो आप लिखेंगे एज ऑल zj minus cj are greater than equals to 0, therefore the optimal solution is, क्या आएगा? x1 आया, यहाँ पे आया, कितना आया? 5/2। x2 आया कितना? 5/2। x3 आया कितना? 5/2। एंड x4 कितना है आपका? 0। एंड z की वैल्यू कितनी आई? मैक्सिमम 15। या आप ऐसा लिख सकते, या तो आप लिख सकते therefore z has maximum value, z has maximum value 15 at
x1 इक्वल्स टू 5/2, x2 इक्वल्स टू 5/2, x3 इक्वल्स टू 5/2 एंड x4 इक्वल्स टू 0। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा? सच में समझा? तो अब क्या होता है ना, अगर आपको वाला कंसेप्ट आता है कि वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वाला कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है, तो आप लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारे थोड़ी कम स्टेप में आंसर आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको वाला कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन बिग एम के ऊपर। using simplex algorithm सॉल्व द एलपीपी होना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, सॉल्व द एलपीपी होना चाहिए। सॉल्व द एलपीपी मिनिमाइज z इक्वल्स टू 4x1 प्लस 8x2 प्लस 3x3 subject to x1 plus x2 is greater than equals to 2, 2x1 plus x3 is greater than equals to 5, x1 x2 x3 is greater than equals to 0। आएगा ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सबको समझ रहा है? तो चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको चेक करना पड़ता है क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का है। जो भी सिंपलेक्स मेथड हो, बिग एम हो, टू फेज हो, सबके सब हम काय के लिए यूज करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन दिया हुआ है मिनिमम का, तो आपको सबसे पहले तो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो आप लोग मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में कैसे जाते हैं? आप एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते हैं जहां पे वैल्यू क्या लेते हैं? z डैश इक्वल टू माइनस जेड लेते हैं। तो आप लिखेंगे कन्वर्ट द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो मिनिमाइजेशन converting the problem from minimization to maximization by taking objective function as, या by redefining objective function as। किस तरीके से? z डैश जिसकी वैल्यू रहेंगे माइनस z, इसको क्या करेंगे हम लोग? मैक्सिमाइज कर देंगे। तो आप लिखेंगे मैक्सिमाइज z डैश इक्वल्स टू माइनस z, मतलब z को मल्टीप्लाई करो माइनस से, तो हो जाएगा -4x1 -8x2 -3x3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पहले ये चीज समझ में आए कि क्वेश्चन को कभी भी मिनिमाइजेशन पे रखना नहीं, काम में कन्वर्ट कर देना मैक्सिमाइजेशन में। कैसा? एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेना z डैश जिसकी वैल्यू माइनस z, याद है ना? माइनस से मल्टीप्लाई कर तो मिनिमाइजेशन हो जाता है मैक्सिमाइजेशन हो जाता है मिनिमाइजेशन। जो भी वैल्यूज है कैसी है? पॉजिटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन है? x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पे क्या है? 2x1 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यहाँ पे x2 की वैल्यू है क्या? नहीं, तो है 0x2। यहाँ पे x3 की वैल्यू है क्या? नहीं, तो है 0x3। तो देखो ये 1 0 0 1 ऑलरेडी बना रहा है। तो यहाँ पे आप चाहो
तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ले सकते हो। आप चाहो तो बिना आर्टिफिशियल वेरिएबल के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। समझ रहा है पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज समझ में है आप लोगों को कि आप चाहो तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल ले सकते हो, आप चाहो तो बिना आर्टिफिशियल वेरिएबल के भी काम हो जाएंगे, क्योंकि x2 बना रहा है 1 0, x3 बना रहा है 0 1 बना रहा है, तो आपकी मर्जी, आप आर्टिफिशियल लो चाहे नहीं लो। पर मैं लेके सॉल्व करता हूं, हम प्रॉपर जो एक मेथड पकड़ के चल रहे हैं उसी को लेके चलेंगे। तो आप लिखेंगे इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल्स, x3 तक था तो हम ले लेंगे x4 एंड x5 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स a1 एंड a2। such that we get linear programming problem as। क्वेश्चन क्या चाहिए हमको? मैक्सिमाइज का, तो आ जाएगा मैक्सिमाइज z डैश, जिसकी वैल्यू है -z। क्या है? -4x1 -8x2 -3x3। सब्जेक्ट टू क्या आएगा? x1 प्लस x2। यहाँ पे x3 की टर्म थी क्या? नहीं, तो आ गया 0x3। यहाँ पे क्या था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, मेरे को बनाना है इक्वल्स टू 2। ये वाली वैल्यू बड़ी थी तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? किसी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आ गया -x। यहाँ पे फिर से क्या है वैल्यू? 2x1, x2 था क्या? नहीं, तो आ गया 0x2 प्लस x3। ये क्या था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। मेरे को इसको इक्वल्स टू 5 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे किसी न किसी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और 1 0 0 1 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे a1 ऐड कर दिया, यहाँ पे a2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 a2, यहाँ पे आ गया 0 a1, यहाँ पे आ गया 0x5, यहाँ पे आ गया 0x। आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कैसे बना है क्वेश्चन समझ में आया पक्के में? जहां पे ये जितने वेरिएबल्स है सबके सब पॉजिटिव है, तो वेयर x1 हो, x2 हो, x3 हो, x4 हो, x5 हो, a1 हो, a2 है, सब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब बताओ इनका इनिशियल सॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे? पुट x1 को 0 ले लो, x2 को 0 ले लो, x3 को 0 ले लो, x4 को 0 ले लो, x5 को 0 ले लो। वी गेट a1 कैसे इक्वल आ जाएगा? 2 से। a2 कैसे इक्वल आ जाएगा? 5 से। आ जाएगा? याद है सब लोगों को? अरे याद है, पहला वाला इक्वेशन था x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसको इक्वल्स टू 2 बनाना था, तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल x4 को सब्ट्रैक्ट किया और एक आर्टिफिशियल को ऐड किया। अब यहाँ पे जितने वेरिएबल्स नहीं थे उनके साथ क्या डाल दिया? मैंने 0 डाल दिया। सेम चीज नीचे वाले में किया, नीचे वाले में x5 को सब्ट्रैक्ट किया और a2 को ऐड किया। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं किसी को भी? चलिए बताइए क्या बनेगा आपका क्वेश्चन। फिर से हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। टेबल बनाओ। कॉस्ट ऑफ बेसिक, वैल्यू ऑफ बेसिक, cj, x1, x2, x3, x4, x5, a1, a2। अच्छा, हमने x5, a1, a2 को यहाँ पे सब इंक्लूड नहीं किया ना? यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमाइज में, जहाँ पे आपने फिर से क्वेश्चन को रीडिफाइन किया, वहां पे आ जाएगा 0x4, 0x5, -x7, -m a1, -m a2 आएगा। बिगम मेथड में आप इस पे कॉस्ट क्या डालते हैं? -m डालते हैं, तो क्या मिल गया यहाँ पे? कॉस्ट क्या है उनका? -4, -8, -3, 0 0, -m, -m। उसके बाद आता है
मिनिमम रेशियो। पहले आपने काय की वैल्यू निकाले A1 और A2 की निकाले, जिनका कॉस्ट है -m। क्या आई उनकी वैल्यू? पहले वाले की आई 2, दूसरे वाले की आई 5। चलिए बताइए, काय की वैल्यू निकालते पहले z की। z क्या रहता? सी बी इंटू एक्स बी, -2 इंटू एम, -2m, -5 इंटू एम, -5m, तो टोटल आ गया -7m। फिर आप निकालते हैं जेड जे, और नीचे आएगा जेड जे माइनस सी जे आएगा। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट लिखो। x1 का है 1 2, उसके बाद 1 0 0 1 -1 0 0 -1 1 0 0 1। देखिए 1 0 0 1 हमारे पास ऑलरेडी था, तो हम अगर इनको नहीं लेते तो उस केस में हम सॉल्यूशन में क्या पुट करते थे? पुट x1 x4 x5 को 0। तो यहाँ पे x2 आता है a1 के जगह, यहाँ पे x3 आता a2 के जगह, और यहाँ पे आते उनके कॉस्ट आते, तो यहाँ पे -m लेने की जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं। समझा पक्के में? चलिए बताइए, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? -m इंटू एम, -m -2m, -m -2m -3m, -m इंटू एम -1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस एम, माइनस इंटू माइनस प्लस एम, -m तो जेड जे माइनस सी जे, -3m में से -4 गया था, आएगा -3m प्लस -m में से 8 गया था, आएगा -m प्लस 8, -m में माइनस ऑफ -3 तो +3, आएगा -m प्लस 3, m में से 0 गया m में से 0 गया m, -m में से m गया 0 आएगा। मोस्ट नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं? आप देखते हैं m के साथ कौन सा सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है। कौन है? -3, तो हो गया मोस्ट नेगेटिव, तो हो जाएगा आपके लिए इनकमिंग वेक्टर। ये आ रहा है अंदर, तो बाहर किसी को निकालना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? जो भी वैल्यू थी x b, इसको डिवाइड कर दो इनकमिंग वेक्टर से, यानी x1 से 2/1 हो जाएगा 2, 5/2 हो जाएगा 2.5। मिनिमम कौन है? 2 मिनिमम है, तो ये जाएगा बाहर। यानी कौन जा रहा है? पहला आर्टिफिशियल जा रहा है बाहर। यहाँ पे 1 बनाना पड़ता, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, बस उसके नीचे क्या बनाने की जरूरत है? 0 बनाने की जरूरत है। तो बाहर कौन जा रहा है? यहाँ पे आपका a1 बाहर जा रहा है, तो a1 हो गया आउटगोइंग वेक्टर। उम्मीद है यार अब तो समझ में आ गया होगा, बेसिक कंसेप्ट तो अब सबके क्लियर हो जाने चाहिए। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ बेसिक, बेसिक, वैल्यू ऑफ बेसिक, cj, x1 x2 x3 x4 x5। एक बाहर गया, अभी कौन बाहर गया? a1 बाहर गया। जो आउटगोइंग वेक्टर में आर्टिफिशियल बाहर चला गया उसको फिर से लिखते क्या? नहीं, अब डायरेक्ट आएगा a, फिर आएगा मिनिमम रेशियो आएगा। बताइए अब कौन था यहाँ पे? पहले a1 था, a1 को निकाल के आपने उसके जगह किसको रखा? x1 को रखा, तो आ गया x1 और नीचे a। कॉस्ट बताइए, -4 -8 -3 -4 -8 -3 0 0 -m आएगा। कॉस्ट ऑफ बेसिक x1 कितना है? -4, a2 का -m आएगा। यहाँ पे बनाना पड़ता है 1, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो आएगा 2 1 1, तो आएगा 2 1 1, उसके बाद 0 -1 0 0 0 -1 0 0। अब ये 1 के नीचे क्या बनाना पड़ता है? 0 बनाना पड़ता है। तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करो 2 से और कर दो सब्ट्रैक्ट, तो 2 2 जार 4, 5 में से 4 गया, क्या बचेगा? 1, 2 1 जार 2, 2 में से 2 गया, क्या बचेगा? 0, 2 1 जार 2, 0 में से 2 गया, क्या बचेगा? -2। 1 इंटू 2 इंटू 0 0, 1 में से 0 गया 1,
टू इंटू -1 -2, 0 में से -2 गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 0 0, -1 में से 0 गया -1, 1 -2 इंटू 0 0, 1 में से 0 गया 1 आएगा, 1 में से 0 क्या बचेगा 1। आगे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? z की वैल्यू रहेंगे सी बी इंटू एक्स बी। -4 टू जार 8, -m इंटू एम -m -8, यानी आपकी z की वैल्यू। अब निकालिए z j, -4 इंटू 1 -4, -4 इंटू 1 -4, माइनस इंटू माइनस प्लस 2m, -4 इंटू 0 0, -m इंटू 1 -m, -2 इंटू m -2m, माइनस इंटू माइनस +4, माइनस इंटू माइनस प्लस m -m। अब आएगा जेड जे -cj, -4 में से -4 गया 0, माइनस इंटू माइनस +8, तो यहाँ पे आएगा 2m +4, -m, माइनस इंटू माइनस +3, तो -m +3, -2m +4 में से 0 गया तो -2m +4, m में से 0 गया तो m, -m में से m गया तो 0। मोस्ट नेगेटिव कौन है -2, तो हो गया आपके लिए इनकमिंग वेक्टर। अगर x4 आपके लिए इनकमिंग वेक्टर है तो किसी न किसी को बाहर जाना पड़ेगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे? जो आपका xb है, जो वैल्यू है, इसको डिवाइड कर देंगे इनकमिंग वेक्टर यानी x4 से। 2 डिवाइड होगा -1 से, तो कैसी वैल्यू आ रही? नेगेटिव। नेगेटिव रेशियो लिखते क्या? नहीं, तो 1 डिवाइड होगा 2 से, तो 1/2, यही हो जाएगा मिनिमम, तो हो जाएगा आपके लिए आउटगोइंग वेक्टर। ये है आउटगोइंग, ये है इनकमिंग। जहां पे भी इंटरसेक्ट हुआ, अब आपको वहां पे क्या बनाना है? 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे? इसको 2 से डिवाइड करके, और x4 आ रहा है तो उसकी जगह कौन जा रहा है? a2 जा रहा है, तो a2 कौन सा बन गया आपका? आउटगोइंग वेक्टर बन गया। a2 क्या था यहाँ पे? आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल जब भी बाहर गया तो उसको दूसरे इसमें लिखते हैं क्या? फिर नहीं लिखते। तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ बेसिक, बेसिक वैल्यू ऑफ बेसिक cj x1 x2 x3 x4 x5। आगे इनके कॉस्ट लिखो, -4 -8 -3, -4 -8 -3। आ गया। x1 जैसा था वैसा, a2 गया, a2 की जगह अंदर कौन आ रहा है? अभी x4 आ रहा है, तो x1 जैसा था वैसा, अब आ गया x4। x1 का कॉस्ट -4, x4 का कॉस्ट 0 आएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या बनाना है आपको? 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा? जब आप पूरी रो को डिवाइड करेंगे 2 से, 1 डिवाइड होगा 2 से तो आएगा 1/2, 0 डिवाइड होगा 2 से तो 0, -2 डिवाइड होगा 2 से तो -1, 1 डिवाइड होगा 2 से तो 1/2, 2 डिवाइड होगा 2 से तो 1, -1 डिवाइड होगा 2 से तो -1/2। यहाँ पे आ गया 1। अब ये 1 के ऊपर क्या बनाना है? 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा? अगर आप इसको ऐड कर देंगे 1 के साथ। चलिए अभी वाले रो में क्या बनाना है? 0 बनाना है -1 की जगह। किसको यूज करके? ये वाली रो को यूज करके। तो देखो दोनों में एक जगह पे 1 है, एक जगह पे -1 है। अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं तो 1 -1 हो जाएगा कैंसिल। कर दो ऐड, तो 2 + 1/2 कितना आएगा? 2 2 जार 4, तो आ जाएगा 5/2। 1 + 0 1, 1 - 1 0, 0 + 1/2 1/2, +1 - 1 0, 0 - 1/2 -1/2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सबको समझा यहाँ तक? इजी है, समझ रहा है पक्के में? फिर से क्या आएगा यहाँ पे? मिनिमम रेशो
बताइए जेड की वैल्यू क्या आता, सी बी इंटू एक्स बी आता। तो -4 इंटू 5/2, 2 2 जार 4, 5 इंटू -2 हो जाएगा 10 होगा। कोई भी दिक्कत, 0 इंटू 1/2 हो जाएगा 0। फिर से निकालो जेड जे। जेड जे कैसे निकालेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 1 -4, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, -4 इंटू 1/2 हो जाएगा -2, 0 इंटू 0 हो जाएगा 0, माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर निकालेंगे जेड जे माइनस सी जे, -4 में से -4 गया 0, माइनस ऑफ -8 हो जाएगा +8, -2 में से -3 गया तो आ जाएगा +3, +3 में से 2 गया तो 1, 0 में से 0, 2 में से 0 आ रहा है। तो यहाँ पे तो अब हर एक वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे एस ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये x4 है। therefore the optimal solution is, यहाँ पे x1 है, x1 की वैल्यू है 5/2, x2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो आ गया 0, x3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो वो भी क्या आ गया 0। तो x1 की वैल्यू है 5/2, x2 है 0, x3 है 0 एंड मैक्सिमम z डैश की वैल्यू क्या आ जाएंगी 10 आ जाएगी, सॉरी -10 था ना यहाँ पे वैल्यू, प्लस इंटू माइनस माइनस क्या आ जाएंगी वैल्यू -10 आ जाएगी। बट हमको मैक्सिमम z चाहिए था क्या, नहीं हमको तो मिनिमम z चाहिए था, करके हमने z डैश को क्या लिया था -z। तो अगर आप इसका साइन चेंज करेंगे तो फिर से मैक्सिमाइजेशन क्या बन जाएगा, मिनिमाइजेशन बन जाएगा। तो आप लेंगे देयरफॉर z इज मिनिमम, यहाँ पे हर जगह पे z डैश करो, हाँ मैंने जहाँ पे भी z लिख के रखा हूँ ना यहाँ पे z डैश करो, क्योंकि हम लोग z डैश में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। therefore z is minimum at x1 equals to 5/2, x2 equals to 0, x3 equals to 0 and has मिनिमम वैल्यू। इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू माइनस +10, क्यों z डैश की वैल्यू है -z, दैट इज z की वैल्यू क्या आएंगी माइनस ऑफ z डैश आएगा, तो माइनस ऑफ -10, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +10 हो जाएगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा सबको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें नो फिजिबल सॉल्यूशन होता है, तो भी लिख लो प्रॉब्लम्स हैविंग नो फिजिबल सॉल्यूशन। याद रखना नो फिजिबल सॉल्यूशन तब आएगा जब आपने जो आर्बिट्ररी डाला था ना a1 a2, अगर आप उसको आंसर से हटा नहीं पाए तो वो क्या आता है हमारा नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं उसका भी एक आधी क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए सॉल्व the linear programming problem, maximize z equals to -x1 -x2 subject to 3x1 plus 2x2 is greater than equals to 30, minus 2x1 plus 3x2 is less than equals to minus 30, x1 plus x2 is less than equals to 5, x1 comma x2 is greater than equals to 0। ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। अब आप याद करो क्या बताया था मास्टर ने, पहले तो क्वेश्चन होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन का,
है मैक्सिमाइजेशन का। फिर हर एक राइट हैंड साइड की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बट ये क्या है नेगेटिव। तो पहले तो जो नेगेटिव वैल्यू उसको हटाना पड़ता है। तो आप फिर से क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन। हियर द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज क्या है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x1 -x2 सब्जेक्ट टू क्या है कंडीशन पहली, 3x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा -2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू -30, इससे कोई दिक्कत है तो माइनस साइन से कर दो मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस इंटू माइनस -3x2, माइनस से लेस देन इक्वल टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस इंटू माइनस प्लस 30। याद रखना जब भी माइनस साइन से आप ग्रेटर देन इक्वल टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू। तीसरा x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 5 वेयर x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझे यहां तक सबको समझ गया। तीन इक्वेशन है आपके पास, अब तीनों में आपको क्या दिख रहा है, तीन में से दो में आपको दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, जहां पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है सरप्लस वेरिएबल के साथ एक आर्टिफिशियल फ्री मिलता है, सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होता है आर्टिफिशियल ऐड होता है। जहां पे भी लेस देन इक्वल टू है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं तब यहाँ पे आपको कितने सरप्लस लगेंगे, आपको 2 सरप्लस, कितने आर्टिफिशियल लगेंगे 2 आर्टिफिशियल, और कितने स्लैक वेरिएबल लगेंगे 1 स्लैक वेरिएबल लगेंगे। तो आप लिखेंगे इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स x2 तक है ना यहाँ पे, हाँ तो x3 x4 along with artificial variables a1 a2 and सरप्लस स्लैक क्यों लिख रहा हूं, सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल x3 x4 along with artificial variable a1 a2 and slack variable x5 such that we get linear programming problem। अभी तक भी क्वेश्चन किसका था, मैक्सिमाइज का, अभी भी किसका रहेगा मैक्सिमाइज का। क्या था क्वेश्चन, मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x1 -x2, जैसा था वैसे ही रखे। अब आपने यहाँ पे कितने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, x3 x4 x5, तो आ गया 0x3 0x4 0x5, जो भी सरप्लस और स्लैक रहा उस पर कॉस्ट कितनी आती 0, लेकिन जो भी हमारा आर्टिफिशियल रहता है उसमें कॉस्ट क्या आती -m, -m a1 -m a2 सब्जेक्ट। इक्वेशन क्या बनेंगी, पहली थी 3x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 3x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 आएगा। हमको इसको इक्वल टू 30 बनाना है तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सरप्लस है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सरप्लस को कर दिए सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने सरप्लस को सब्ट्रैक्ट किया आपको एक आर्टिफिशियल ऐड करना पड़ेगा और ये आ गया अब इक्वल टू 30 आ गया। दूसरा माइनस यहाँ पे आला है, ठीक है, जिस पे माइनस साइन को हटा दिए वाले को देखना, 2x1 -3x2 2x1 -3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 की जगह आ जाएगा इक्वल टू 30। कब, जब आप यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आर्टिफिशियल को कर देंगे ऐड आएगा। और तीसरा x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो आप ले लो x1 प्लस
x2 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। यहां पे कौन सा साइन था, लेस देन इक्वल्स टू का। जब भी लेस देन इक्वल्स टू क्या करना पड़ता है, स्लैक वेरिएबल ऐड कर दो। कौन सा स्लैक वेरिएबल है, x5, तो आ गया प्लस x आ गया। तो देखो यहाँ पे कहीं पे x3 दिख रहा है क्या, नहीं, तो आ गया 0x3 0x3। x4 दिख रहा है क्या, नहीं, तो आ गया 0x4 0x4। यहाँ पे x5 दिख रहा है, नहीं, तो आ गया 0x5 0x5। यहाँ पे a1 दिख रहा, नहीं, तो आ गया 0a1 0a1। यहाँ पे a2 दिख रहा, नहीं, तो आ गया 0a2 0a। तो उम्मीद है अब तो आपको ये बनाना आ गया होगा। आ गया। फिर आप क्या करते हैं, जहां पे बताते हैं कि जितने वेरिएबल्स है x1 x2 x3 x4 x5 a1 a2 सबके सब पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, ये पूरे वेरिएबल्स को ले लो 0 और आर्टिफिशियल की वैल्यू निकालो। तो आप लिखेंगे पुट x1 x2 x3 x4 x5 सबको ले लो 0। वी गेट पहले आर्टिफिशियल की वैल्यू क्या आ जाएंगी 30, दूसरे आर्टिफिशियल की क्या आ जाएंगी वैल्यू 30, और तीसरा सरप्लस निकलना चाहिए हमारा यहाँ से, है ना। 0 0 1 कौन बना रहा है, x5 बना रहा है, तो x5 को 0 यहाँ पे लेंगे क्या, नहीं, x5 को हम 0 नहीं लेंगे। तो हमको आखिरी वाले तो x5 की वैल्यू क्या मिल जाएंगे, यहाँ से x5 मिल जाएगा 5। याद है ना, सरप्लस वाले में हम सरप्लस की वैल्यू नहीं निकालते, हम आर्टिफिशियल की निकालते, लेकिन जहां पे स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं वहां से हम स्लैक की वैल्यू निकालते हैं, है ना। जो भी 1 0 0 0 1 0 बना रहा, 1 0 0 कौन बना रहा, a1, यहाँ से a1 निकलेंगे। 0 1 0 कौन बना रहा, a2, तो यहाँ से a2 निकलेंगे। 0 0 1 कौन बना रहा, x5, तो यहाँ से x5 निकलेंगे, है ना। तो जो भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बना रहे हैं उनकी वैल्यू आप 0 लेते का कभी नहीं लेते। समझे पक्के में। बस अब क्या करना है आप लोगों को, इसका टेबल बनाना है। बनाइए टेबल। क्या रहता, कॉस्ट ऑफ बेसिक, बेसिक, वैल्यू ऑफ बेसिक, सीजे, x1 x2 x3 x4 x5 a1 a2 मिनिमम रेशियो। क्या है कॉस्ट, -1, x2 का भी है -1 0 0 0 -m -1। किस किस की वैल्यू निकाले आपने यहाँ पे, a1 a2 और x5 की। a1 a2 का कॉस्ट -m, x5 का कॉस्ट 0। वैल्यू क्या क्या आई, 30 35 आई। अब क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम निकालेंगे z की वैल्यू। z क्या रहता, सी बी इंटू एक्स बी, -30 इंटू एम -30 इंटू एम कितना हो गया, -60m, क्योंकि 0 इंटू 5 हो जाएगा 0। फिर आप निकालते जेड जे। जेड जे निकालने के लिए यार हमने वैल्यूज नहीं सब्सटीट्यूट किए। पहले पूरे x की वैल्यू देखो, x क्या है, पहला कॉलम बनाओ 3 2 1, फिर x2 2 -3 1, फिर x3 -1 0 0, फिर x4 0 -1 0, फिर x5 0 0 1, फिर a1 1 0 0, a2 0 1 0 आएगा। सॉल्व कीजिए, -3 इंटू एम -3m -2 इंटू एम -2m तो आ गया -5m, -2 इंटू एम -2m माइनस इंटू माइनस +3m, 3 में से 2 गया आ गया m, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 1 इंटू माइनस m माइनस, 1 इंटू माइनस m माइनस m। फिर क्या निकालते, zj माइनस cj, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस m तो आ गया -5m
प्लस एम, एम में से 1 गया तो एम प्लस 1, एम माइनस ऑफ माइनस 1 तो आ गया प्लस 1, एम में से 0 गया एम में से 0 गया एम, माइनस एम में से एम गया 0। मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक है, -5m प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। ये इनकमिंग है यानी x1 यहाँ पे अंदर आ रहा है, तो कोई ना कोई बाहर भी जाना चाहिए। किससे डिसाइड करेंगे, मिनिमम रेशियो से। xb को डिवाइड करो इनकमिंग वेक्टर से, तो 30 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 10, 30 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 15, 5 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा 5। मिनिमम कौन है 5 है, तो हो गया आपके लिए आउट गोइंग वेक्टर। जहां पे भी इंटरसेक्ट हुआ वहां पे क्या बनाना पड़ता 1, 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके ऊपर दोनों वैल्यूज क्या बनाना पड़ेगा 0 बनाना पड़ेगा। तो फिर से बनाइए, सी बी वी बी एक्स बी, कॉस्ट ऑफ बेसिक बेसिक, वैल्यू ऑफ बेसिक सी जे, x1 x2 x3 x4 x5 a1 a2। आर्टिफिशियल बाहर निकला क्या, नहीं, यहां से बाहर कौन निकला x5, तो x5 हो गया आउटगोइंग वेक्टर हुआ। यहाँ पे कौन सी वैल्यू है a1 a2, और फिर x5 के जगह अब कौन आ गया x1, तो आ गया a1 a2 x1। कॉस्ट क्या आते हैं -1 फिर 0, -1 फिर पूरे 0, -m फिर आता है मिनिमम रेशियो, आता है a1 का कॉस्ट -m, a1 का कॉस्ट -m, x1 का कॉस्ट -1। वैल्यू देखो यहाँ पे सबसे पहले तो चीज यहाँ पे 1 बनाना पड़ता, 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है क्या, नहीं, बस कॉपी करो और इधर ले जाके कर दो उसको पेस्ट। आ गया, कोई भी दिक्कत। अब 1 के ऊपर वाली वैल्यू को क्या बनाना है 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो बताइए अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसको 0 बनाना है, तो यहाँ पे तो 2 है, तो इसको क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 5 2 जार 10, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 1 जार 2, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 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 माइनस, 10 में से 30 में से 10 गया 22 में से 2 गया 0, -3 -2 -5, -1 -0 -1, 0 -2 -2, 0 1 में से 0 गया 1, तो क्या है वैल्यू 20, 0 -5 0 -1 -2 0 1 आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे 0 बनाना है, चलिए यहाँ पे 0 बनाना तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 5 3 जार 15, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 0 जार 0, 3 1 जार 3, 3 0 जार 0, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस होगा 30 में, बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे 30 में से 15 गया कितना बचेगा 15, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 3 गया -1, -1 में से 0 गया -1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 3 गया -3, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, तो क्या आएंगी वैल्यू 15 0 -1 -1 0 -3 1 0 आएगी वैल्यू। कोई भी दिक्कत यहाँ तक, कोई भी डाउट, अब ये 1 0 0 एज इट इज बन गया हमारे पास। फिर से आप यहाँ पे काय की वैल्यू निकालेंगे z की, z क्या रहता सी बी इंटू एक्स बी, तो -15 इंटू एम -15 एम, -20 इंटू एम -20 एम, -20 -50 कितना हो गया
-35, m -5 इंटू 1 -5। फिर आप निकालते हैं zj की वैल्यू, 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0, माइनस इंटू 1 हो जाएगा -1, माइनस इंटू माइनस प्लस m, -5m 6m, 6m माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस m, माइनस इंटू माइनस प्लस m, माइनस इंटू माइनस प्लस 3m, माइनस इंटू माइनस प्लस 2m, 3 + 2 5m माइनस m इंटू 1 माइनस m आएगा। फिर आप निकालते zj माइनस cj, -1 में से -1 गया, बचा 0, 6m -1 माइनस ऑफ -1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, m में से 0 गया m में से 0 गया m, 5m -1 में से 0 गया 5m -m में से m गया 0, -m में से -m गया 0। यहाँ पे हर एक वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव। और आपको याद है जब भी नीचे की पूरी वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव तो हम आंसर को वहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। हम इसके आगे सॉल्व करते हैं क्या, नहीं। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, यहाँ पे अगर एक भी कैलकुलेशन एरर हो गया तो आपका आंसर अलग आने लग जाता है। जैसे अभी मेरे पास तो थोड़ा सा लग्जरी है कि मेरा अगर कहीं पे कैलकुलेशन गलत हो गया तो मेरे को समझ में आ गया कहीं पे आगे जाके गलत हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। आपके पास पेपर में ऐसा ऑप्शन रहेगा क्या, नहीं। तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे हर एक zj माइनस cj कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप लिखेंगे एज zj माइनस cj आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हर एक zj माइनस cj की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या होना चाहिए आपको, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आना चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, यहाँ से आप आर्टिफिशियल को हटा पाए क्या, नहीं हटा पाए, तो इस केस में आप पूरा आंसर लिखोगे। x1 की वैल्यू कितनी है 5, x2 आया क्या, नहीं तो 0, x3 आया क्या, नहीं तो 0, x4 आया क्या, नहीं तो 0, x5 आया क्या, नहीं 0, a1 आया, कितने आई a1 की वैल्यू 15, एंड a2 आया क्या, आया, कितने आई a2 की वैल्यू 20। पर आप क्वेश्चन से आर्टिफिशियल को हटा पाए क्या, नहीं हटा पाए। आर्टिफिशियल की वैल्यूज भी कैसी आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है ना। तो आपका पूरा आंसर काय में बनेगा, m में, और वो भी वैल्यू कैसी बन रही, नेगेटिव, -35m -5। यानी यहाँ पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ था उस पे आप आंसर निकाले क्या, नहीं। m कौन सी वैल्यू आई, जो आर्टिफिशियल आपने अपनी मर्जी से डाला, तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो याद रखना जब भी आप आर्टिफिशियल को हटा नहीं पाए तो आंसर हमेशा किसका होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन का होगा। तो आप लिखेंगे सिंस द artificial a1 and a2 appears in basis at positive level indicating that the given linear programming problem has no feasible solution। तो ये लाइन आपको कर लेना है याद, क्या कि जो आर्टिफिशियल है, जो भी आंसर में हमारा a1 a2 दोनों आया था, हमने लिखा सिंस आर्टिफिशियल a1 एंड a2 अपीयर इन बेसिस एट पॉजिटिव लेवल। यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव, तो हमने लिखा है बेसिस में अपीयर कर रहा है एट पॉजिटिव लेवल, इंडिकेटिंग दैट the given linear programming problem has no feasible solution। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, पक्के में समझा। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है इस टॉपिक का, जो है शो दैट द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज no feasible solution। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू 2x1
प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल है तो क्या डालोगे यहाँ पे, स्लैक वेरिएबल 3x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो इसमें क्या डालेंगे, सरप्लस और एक आर्टिफिशियल, जहां पे x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिर्फ दो इक्वेशन है, 2 क्रॉस 2 का बनने वाला है। इजी रहेगा क्वेश्चन, प्लीज इसको अटेम्प्ट कीजिए। इसका भी क्या आएगा, सिंस आर्टिफिशियल अपीयर इन बेसिस एट पॉजिटिव लेवल इंडिकेटिंग दैट द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा फिजिबल वाला भी हो जाता है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। अभी हमें अनबाउंडेड फिजिबल अनबाउंडेड सॉल्यूशन के क्वेश्चन देखना है, फिर उसके बाद हम जाएंगे 2 फेज में जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, उतने ज्यादा अच्छे से आपको स्टेप्स याद होंगे। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।